सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलते हैं संस्कृत पेडागोजी के अगले क्वेश्चंस पर। और इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस संस्कृत पेडागोजी के देख ही लिए होंगे, जहां पर प्रश्नोत्तर भी हैं और थ्योरी भी बताई गई है। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, और आपको कुछ पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से डाउनलोड कर लें। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनम कृतवती। और आपसे एक और निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्या कह रहे हैं? सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनम कृतवती। मतलब सुंदरी नाम की कोई शिक्षिका है जो एक अभ्यास कार्य का नियोजन करती है, या फिर उसने नियोजन किया। यस्मिन् सा प्रत्येकम पंचम शब्दस्य लोपम कृतवती। यस्मिन् मतलब होता है जिसमें, तो जिसमें उसने क्या किया, प्रत्येक पंचम शब्द का लोप कर दिया। प्रत्येक पांचवा शब्द जो था उस पांचवें शब्द का उसने लोप कर दिया। अब क्या किया? एतद अभ्यास कार्यस्य अस्ति, या फिर एतद अभ्यास कार्यम अस्ति। क्या कह रहे हैं? एतद अभ्यास कार्यम अस्ति। ये किस प्रकार का अभ्यास कार्य है? मतलब कि सुंदरी ने क्या किया, अभ्यास कार्य के एक अभ्यास कार्य का नियोजन किया जिसमें प्रत्येक पांचवें वर्ण का उसने लोप कर दिया। तो वो ऐसा कौन सा अभ्यास कार्य है जो रच रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा अभ्यास कार्य करा रही है? पहला दिया है व्याकरण परीक्षा, व्याकरण की परीक्षा है क्या ये? दूसरा दिया है लेखन परीक्षा, क्या ये लेखन परीक्षा है? तीसरा दिया है रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा, क्या ये रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा है? या फिर अनुमान कार्यम, क्या ये अनुमान कार्य है? तो क्या रहेगा सही? प्रत्येक पांचवा अक्षर खाली छोड़ रही है, सही रहेगा रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा। ये रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा का नियोजन कर रही है, क्योंकि प्रत्येक पांचवें शब्द का लोप वह बालिका करती है। ऐसा अभ्यास कार्य बालिका के द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति की परीक्षा से संबंधित है। मतलब कि व्याकरण की परीक्षा, लेखन परीक्षा और अनुमान कार्य इत्यादि विकल्प ये अशुद्ध हैं, ठीक नहीं है। सही रहेगा पहला वाला, ये तीसरा वाला ही, सी नंबर वाला। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है आदौ नियम ज्ञानम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। क्या कह रहे हैं? आदौ नियम ज्ञानम, पहले नियमों का ज्ञान, और अनंतरम तस्य प्रयोगः, अनंतर मतलब होता है उसके बाद में, तस्य मतलब उसका, प्रयोगः मतलब प्रयोग। तो पहले तो नियमों का ज्ञान और उसके बाद में प्रयोग, उसका प्रयोग। इति व्याकरणम अस्ति, यह व्याकरण है। किस प्रकार का? ये किस प्रकार की व्याकरण है कि जिसमें पहले तो नियम का ज्ञान हो और बाद में उसका प्रयोग हो। ऑप्शन पहला दिया है अवरोहात्मक व्याकरणम, क्या ये अवरोहात्मक व्याकरण है? या फिर अवरोहात्मक व्याकरण का ज्ञान है? या फिर नवीन व्याकरणम, नवीन व्याकरण का ज्ञान है? या फिर व्याख्यानात्मक व्याकरणम, व्याख्यानात्मक व्याकरण है? या फिर आरोहात्मक व्याकरणम, आरोहात्मक व्याकरण है? तो पहले नियमों को बता रहे हैं और नियमों को बताने के बाद में फिर प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर अवरोहात्मक व्याकरण का ज्ञान होगा। मतलब कि प्रारंभ में नियम ज्ञान के बाद उसका प्रयोग करना, ऐसा व्याकरण ज्ञान अवरोधात्मक, या फिर एक है अवरोहात्मक व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब पहले तो नियम बनाना और उसके बाद में उसके प्रयोग करना, यही अवरोहात्मक जो व्याकरण है वो होता है। तो पहला वाला जो दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर, अवरोहात्मक व्याकरण ज्ञानम, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है यात्रावृत्तम एका विधा अस्ति। यात्रावृत्त एक विधा है, तो किसकी एक विधा है? कवितायाः, कविता की एक विधा है। समीक्षायाः, समीक्षा की एक विधा है। या फिर असंबद्ध निबंधस्य, असंबद्ध निबंध की एक विधा है। या फिर साहित्यस्य, साहित्य की एक विधा है। तो यात्रावृत्त जो है एक साहित्य की विधा है, साहित्य के अंतर्गत आती है।
और इसी प्रकार से और भी संस्मरण हैं, स्मृति रेखाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और जो ये 3 विकल्प दिए हुए हैं ये बिल्कुल से अलग हैं, तो जो सही रहेगा साहित्य, ये वाला डी विकल्प जो दिया हुआ है यही रहेगा अपना सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है शब्दावली ज्ञानार्थ अधोलिखितेषु कतमं न आदर्शभूतम। मतलब कि शब्दावली के ज्ञानार्थ अधोलिखित मतलब अधा मतलब होता है नीचे, लिखित मतलब होता है लिखा हुआ, और लिखितेषु दिया है तो में मतलब नीचे दिए गए में। तो शब्दावली के ज्ञान के लिए नीचे दिए गए में कौन सा आदर्शभूतम न, आदर्शभूत कौन सा विकल्प नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है समान विषयक शब्दानाम एकत्र अधिगमः, जो समान विषयक शब्द हैं उनको एक साथ सीखना, एकत्र करके सीखना। संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, मतलब संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थानुमान करना। शब्दानाम अर्थरूपेण कूटाधिगमः, शब्दों के अर्थ के रूप में कूट का अधिगम करना। पृथकतया कठिन शब्दानाम अधिगमः, या फिर पृथक रूप से कठिन शब्दों का अधिगम करना। तो इनमें जो आदर्शभूत नहीं है वो यही वाला है, चौथा वाला। मतलब कि पृथक रूप से कठिन शब्दों का अधिगम करना, पृथक रूप से कठिन शब्दों को सीखना, ये तो गलत होगा, ये सही नहीं रहेगा। मतलब शब्दावली का ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब कठिन शब्दों के ज्ञान को संग्रहित कर लिया जाए। मतलब कि और जो विकल्प हैं वो ठीक नहीं है। जो अपना चौथा विकल्प रहेगा डी वाला, ये वाला विकल्प अपना सही होगा। ये पृथकतया कठिन शब्दानाम अधिगमः, तो ये बिल्कुल से अलग है। मतलब कि शब्दावली ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब कठिन शब्दों के ज्ञान को संग्रहित कर लिया जाए, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषाधिगमार्थम सूचना पत्रकाणां विज्ञापनानां च सामग्री रूपेण व्यवहारः क्रियते, तेषाम् उपयोगिता भवति। भाषाधिगमार्थ मतलब कि भाषा के अधिगम के लिए सूचना पत्रकाणाम, सूचना पत्रों का, विज्ञापनानाम च और विज्ञापनों का, मतलब कि लिखित सामग्री है ये, सूचना पत्रक हुए या फिर विज्ञापन हुआ, ये तो सामग्री रूपेण व्यवहारः क्रियते, सामग्री के रूप में इनका व्यवहार किया जाता है। तो तेषाम उपयोगिता भवति, इसकी क्या उपयोगिता है कि सूचना पत्रों का और विज्ञापनों आदि का प्रयोग किया जाए। पहला ऑप्शन है आहारमय वातावरणार्थम, पहला दिया हुआ है। दूसरा क्रीड़ामय वातावरणार्थम, चौथा दिया है समय अभ्यास वातावरणार्थम, चौथा दिया है लेखमय वातावरणार्थम। तो आहारमय वातावरणार्थ तो ये गलत हो जाएगा, क्रीड़ामय खेलने के लिए ये भी गलत हो जाएगा, अभ्यासमय वातावरणार्थम हाँ ये थोड़ा सा सही हो सकता है, लेकिन ये लेखमय जो वातावरणार्थ है ये सही रहेगा। मतलब कि लेखमय वातावरण के लिए जो सूचना पत्रक हैं और जो विज्ञापन हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर, जो कि चौथा वाला दिया हुआ है, चौथा रहेगा सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है कक्षायाम भाषामय वातावरण निर्माणार्थम शिक्षकः। तो क्या कह रहे हैं कि कक्षा में भाषामय वातावरण का निर्माण करने के लिए, जहां पर अर्थम दिया हो ना वहां पर आपको के लिए से समझना है। तो कक्षा में भाषामय वातावरण बनाने के लिए शिक्षक क्या करे। ऑप्शन पहला दिया है कक्षायाम स्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्राणाम अवसरम दद्यात्, मतलब कि कक्षा में स्वानुभूति अपने जो अनुभव हैं उसको प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान करे, पहला। दूसरा दिया है तेषाम संभाषण कालम प्रदीर्घम कुर्यात्, उनका संभाषण काल और दीर्घ करे, लंबा करे। अगला अपत्यानाम सम्यक परिपालनार्थम अभिभावकान निर्दिशत, तो अपत्य का नाम मतलब कि पुत्रों को, अपत्य मतलब होता है पुत्र आदि उनके, तो उनको अच्छे से उनका पालन पोषण करें अभिभावक, तो इसके लिए निर्देशित करेंगे। या फिर प्रत्येकम छात्रस्य कृते समानम लक्ष्यम स्थापयेत्, प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर सही क्या रहेगा, जो पहला दिया हुआ है यही वाला रहेगा सही। मतलब कक्षायाम स्वा अनुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसरम दद्यात्,
मतलब कक्षा में अपने अपने अनुभव को प्रकट करने के लिए छात्रों को क्या करे, अवसर प्रदान करे शिक्षक। तो इससे भाषा में वातावरण जो है वो बना सकता है शिक्षक, यही रहेगा इसका सही उत्तर। और उस प्रकार का वातावरण आसानी से निर्माण किया जा सकता है, जब छात्र स्वयं बोलेगा तो अपने आप वैसा वातावरण बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है अधस्तनेषु कस्य पठन पाठन सामग्री रूपेण न्यूनतमः उपयोगः भवति प्रारंभिक स्तरे। क्या कह रहे हैं, अधस्तनेषु मतलब नीचे दिए गए में, कस्य मतलब किसका या फिर किस, पठन पाठन सामग्री रूपेण पठन पाठन सामग्री के रूप में, न्यूनतमः प्रयोगः न्यूनतमः उपयोगः न्यूनतम उपयोग कम से कम उपयोग, भवति मतलब होता है प्रारंभिक स्तरे प्रारंभिक स्तर पर। तो प्रारंभिक स्तर पर नीचे दिए गए विकल्पों में से किस सामग्री का कम उपयोग होता है, ये बताना है आपको। पहला पाठ्य पुस्तकानां पाठ्य पुस्तकों का, दूसरा मल्टीमीडिया संगणकस्य च मल्टीमीडिया और जो संगणक आदि हैं कंप्यूटर आदि उसका, या फिर कार्यपत्रिका का, या फिर प्रकृत वस्तुनाम प्रकृत वस्तुओं का प्रयोग होता है। तो सही क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्तर की बात कर दी है, तो प्रारंभिक स्तर पर मल्टीमीडिया जो और संगणक जो हैं इनका प्रयोग बहुत कम होता है। वैसे वर्तमान युग संगणक का युग है, लेकिन जो यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं तो उनमें पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अनिवार्य है, कार्यपत्रिका आदि का भी प्रयोग अनिवार्य है और प्रकृत वस्तुओं का भी प्रयोग अनिवार्य है, लेकिन मल्टीमीडिया और संगणक का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, जो कि अभी वर्तमान में भी देखने को मिलता है। कई गवर्नमेंट स्कूल देखें या फिर जो नॉर्मल स्कूल हैं उनमें बिना कंप्यूटर के पढ़ाया जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो बी ऑप्शन दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे दिया हुआ है उत्पादक शब्दावली सन्निवेशयति, मतलब कि उत्पादक शब्दावली का सन्निवेश होता है। कब होता है उत्पादक शब्दावली का सन्निवेश, तो पहला ऑप्शन दिया है श्रवण समये अभिज्ञातान शब्दान, मतलब कि सुनते समय जो जानने योग्य शब्द हैं उनसे, या फिर लेखन समये प्रयुक्तान शब्दान, लेखन के समय जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके द्वारा, या फिर संभाषण समये लेखन समये च, तो संभाषण के समय भी और लेखन के समय प्रयुक्तान शब्दान मतलब जो प्रयुक्त किए गए हैं शब्द उनके द्वारा, या फिर संभाषण समय प्रयुक्तान शब्दान, संभाषण के समय जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके द्वारा। तो सही क्या रहेगा, मतलब कि संभाषण या वाक्य प्रयोग में जब उत्पादक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ये कहें कि संभाषण और लेखन के समय पर प्रयोग किए गए शब्द या शब्दयुक्त शब्दावली उत्पादक शब्दावली कहलाती है। तो सही क्या रहेगा, ये वाला जो सी दिया हुआ है, संभाषण समय लेखन समय च प्रयुक्तान शब्दान। तो उत्पादक शब्दावली का प्रयोग होता है संभाषण के समय और लेखन के समय जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनके द्वारा। तो यही रहेगा हमारा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न। प्रक्रिया लेखने बहुविधि स्थितिनाम क्रमः, मतलब कि प्रक्रिया लेखन में जो प्रोसेस लेखन होती है, प्रक्रिया लेखन जिसे कहा जाता है, तो प्रक्रिया लेखन में जो बहुविधि स्थिति नाम क्रमः, जो अनेक प्रकार की स्थितियां हैं, तो उन स्थितियों का क्रम आपको यहां पर बताना है किस प्रकार से होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले में है विमर्श टिप्पणम, प्रारूप लेखनम, संपादनम और अंतिम लेखनम च। इसके बाद में टिप्पणम, संपादनम, प्रारूप लेखनम और अंतिम लेखनम च। आगे दिया है विमर्श टिप्पणम, संपादनम, प्रारूप लेखनम, अंतिम लेखनम च। टिप्पण लेखनम, प्रारूप लेखनम, संपादनम और अंतिम लेखनम च, या फिर अंतिम लेखन च आगे आ जाएगा। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। एक बार और पूरा समझ लेते हैं कि अनेक प्रकार की स्थितियों में जब प्रक्रिया लेखन का प्रयोग होता है तब उस समय विमर्श, फिर टिप्पणी, फिर प्रारूप लेखन और अंत में जो है अंतिम लेखन का संपादन मुख्य रूप से होता है। तो यही रहेगा सही उत्तर जो पहला वाला दिया हुआ है ये। आगे चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षणस्य प्रयोजनम अस्ति। उपचारात्मक जो शिक्षण है उस उपचारात्मक शिक्षण का क्या प्रयोजन है ये आपको बताना है।
और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। ऑप्शन पहला दिया है प्रतिभावताम छात्राणाम उत्कृष्ट प्रदर्शनम सहयोग, मतलब कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन में ये सहायक होता है या फिर से सहायता मिलती है। आगे विद्यालय समयात अनंतरम अध्ययनम, विद्यालय के समय के अलावा भी इसमें अध्ययन होता है। या फिर छात्राणाम त्रैमासिकी परीक्षा, छात्रों की त्रैमासिकी परीक्षा में यह सहायक है। या फिर अधिगमे निःशक्ततायाः समाधानम, मतलब बिल्कुल ठीक है कि अधिगम में जो निःशक्तता है, जो समस्या है, उनका समाधान। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, निदानात्मक और एक उपचारात्मक, तो निदानात्मक में तो समस्या का पता लगाया जाता है, लेकिन उपचारात्मक में निदान मतलब कि सीधा उपचार कर दिया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जब कर्ता या विद्यार्थी अपने तर्क एवं ज्ञान के माध्यम से रिक्त शब्दों की पूर्ति की भूमिका का निर्वाह करता है। ये भी कह सकते हैं कि रिक्त स्थान शोधन या पूर्ति कार्य का ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, जो भी कार्य अधूरा है उसको पूरा करना, और यह अधिगम का एक प्रमुख पहलू कहा जाता है। तो यही रहेगा सही उत्तर, जो अधिगमे निःशक्ततायाः समाधानम, ये होगा हमारा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। दिया हुआ है शिक्षिका ध्यान से स्वाध्यापनात् विद्यार्थीनाम अधिगमः कथम भवति इति ज्ञातुम इच्छति, सा कथम प्रकारकम परीक्षणम कुर्यात्। मतलब यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि शिक्षिका अध्यापनात्, मतलब शिक्षिका के अध्यापन से विद्यार्थियों का अधिगम कथम मतलब कैसे होता है, इति ज्ञातुम इच्छति, इस प्रकार से वो सोच रही है कि उसने जो पढ़ाया है उसको मैं छात्रों का अधिगम कैसा हो रहा है और उसका परीक्षण किस तरह से किया जाए। सा कथम प्रकारकम निरीक्षणम कुर्यात्, तो वह किस प्रकार से निरीक्षण करे ये कह रहे हैं। तो सही उत्तर क्या रहेगा, जो पहला वाला दिया है निदानात्मक परीक्षणम। चार ऑप्शन दिए हैं, एक तो निदानात्मक परीक्षण है, सत्रांत परीक्षण है जो सत्र के अंत में होता है, रचनात्मक परीक्षण है, और एक पूर्व निर्दिष्ट मानक के अनुसार जो परीक्षा होती है एक वो है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है निदानात्मक परीक्षण, यही सही है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षा वह परीक्षा है जिसके अंतर्गत शिक्षक या शिक्षिका यह विचार करते हैं कि छात्रों का अधिगम कैसा है और उनका परीक्षण किस तरह किया जाए। यदि हम निदानात्मक परीक्षण को अपनी भाषा में कहें तो वह परीक्षण है जिसके अंतर्गत अध्यापक छात्र का मूल्यांकन सहित अन्य परीक्षण भी करता है। तो यही रहेगा सही, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, तो ये वाला सही रहेगा। आगे दिया हुआ है शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषायाः प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरम दद्यात्, येन छात्राः, क्या कह रहे हैं कि शिक्षिका जो है वह नए नए संदर्भों में भाषा के प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर देती है। येन छात्राः, जिससे छात्र क्या होते हैं, प्रश्नान श्रुत्वा उत्तरम दद्यु, प्रश्नों को सुनकर के उत्तर दें, या फिर विभिन्न गद्य पद्यानाम अवगमनम कुर्यु, विभिन्न गद्य पद्यों का अवगमन करें, यहाँ पर पद्य है, पद्यानाम अवगमनम कुर्यु, या फिर कविता नाम उच्चारणम कंठस्थीकरणम कुर्यु, तो कविताओं का उच्चारण और कंठस्थीकरण करें, या फिर स्वयं अभिव्यक्तिम कुर्यु, स्वयं अभिव्यक्ति करेंगे या फिर करें। तो क्या रहेगा सही उत्तर, यही वाला जो डी दिया हुआ है ये होगा हमारा सही उत्तर कि स्वयं अभिव्यक्तिम कुर्यु, स्वयं अभिव्यक्ति करें। मतलब यदि शिक्षण के समय पर अध्यापक छात्र को भाषा ज्ञान के नए नए आयामों या फिर संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करे तो यह कार्य शिक्षक का छात्रों के प्रति उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति का उत्थान कहा जाएगा। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर, चौथा वाला ही, स्वयं अभिव्यक्तिम कुर्यु। आगे चलते हैं। दिया हुआ है अधस्तनेषु कतमम व्यापक श्रवणस्य उदाहरणम स्यात्, मतलब कि कौन सा व्यापक श्रवण का उदाहरण है नीचे दिए गए में। पहला दिया हुआ है
कस्याश्चित् विशिष्ट सूचनायाः कृते दूरदर्शनस्य वार्तावली श्रवणम, मतलब कि किसी भी विशिष्ट सूचनाओं के लिए दूरदर्शन पर जो वार्तालाप होते हैं उनको सुनना, या फिर वेतार यंत्रेण प्रसारितस्य नाटकस्य श्रवणम, जो वेतार यंत्र होता है, रेडियो जिसे बोलते हैं वेतार यंत्र, ये वाला, तो वेतार यंत्र पर प्रसारित होने वाले नाटकों का श्रवण, या फिर सावधानम मित्र मुखात श्रवणम, मित्र के मुख से सुनना, या फिर कक्षायाम शिक्षिकायाः ध्यानपूर्वकम श्रवणम, कक्षा में शिक्षिका को ध्यानपूर्वक सुनना। ये तो सही क्या रहेगा, व्यापक श्रवण जो है यहाँ पर जो दिया था सावधानम मित्र मुखात श्रवणम, मतलब सावधान होकर के मित्र के मुख से सुनना, मित्र कुछ कह रहा है वो सुनना। तो सही क्या रहेगा, ये वाला जो बी दिया हुआ है यही रहेगा सही, मतलब कि वेतार यंत्र के द्वारा, वेतार यंत्रण, वेतार यंत्र से प्रसारित होने वाले नाटक का श्रवण, तो यही रहेगा सही। और बेतार जो कि ये जो वेतार यंत्र कहलाता है ना, ये रेडियो को बोलते हैं वेतार यंत्र। और व्यापक श्रवण वह स्वाकार्य पद्धति है जो नाटक के श्रवण के साथ मग्नबद्धता को सिद्ध करती है। मतलब कि कहा भी गया है कि नाटक श्रवण के समय मनुष्य में स्वयमेव एक ये कहें अनेक उद्भूत तरंगें स्वतः उस स्फुटित होकर शरीर को आनंदमय कर देती हैं। तो व्यापक श्रवण यही रहेगा, वेतार यंत्र पर जो प्रसारित नाटक है वो सुनना। चलिए आगे दिया हुआ है, लेखनस्य प्रक्रिया अवसरे प्रूफ संशोधन समये ध्यानम दीयते, मतलब कि लेखन की प्रक्रिया में जो प्रूफ संशोधन होता है, प्रूफ रीडिंग होती है, उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों को भी पता है कि प्रूफ रीडिंग में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। एक तो लिखना और लिखे गए को भी प्रूफ करना, प्रूफ रीडिंग करना कि ये पूरा का पूरा लिखा हुआ सही है कि नहीं है। तो इस प्रक्रिया में ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर ध्यान दें ज़्यादा, रूपाणाम उपरि, रूपों के ऊपर, शब्दावल्याम उपरि, शब्दावली के ऊपर, या फिर चिन्हेषु, चिन्हों पर, या फिर विषयोपरि, तो विषयस्योपरि मतलब विषय के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सही क्या रहेगा, जो पहला दिया है यही रहेगा सही, मतलब कि रूपाणाम उपरि। रूपाणाम उपरि मतलब यह भी समझ लें कि व्याकरण उपरि, व्याकरण के ऊपर। और यह वस्तुतः ध्यान देने वाली बात होती है कि यदि लेखन रूपी प्रक्रिया का कार्य हो और वह भी प्रूफ रीडिंग हो, तो उस समय तो व्याकरण की शुद्धता का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। और व्याकरण में भी मुख्य रूप से शब्द और धातु रूप का ध्यान रखना निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर। क्या कह रहे हैं, अध्ययनाध्यापने सर्व विषय व्यापी भाषा परिपेक्षे अधस्तनेषु कतमम कथनम न समीचीनम। देखिए प्रश्न में कहा है कि अध्ययन अध्यापन में सर्व भाषा व्यापी परिपेक्ष में, क्या कह रहे हैं, सर्व विषय व्यापी, सभी विषय व्यापी भाषा परिपेक्ष है यहाँ पर। तो नीचे दिए गए में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो सर्व विषय व्यापी भाषा परिपेक्ष के बारे में बताया है। ऑप्शन पहला, आंग्ल भाषायाः हिंदी भाषायाः व शिक्षिका छात्रान् समूहेषु विभज्य एकम ग्रामस्य स्मारकोपरि प्रकल्पनम कारयति, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा की शिक्षिका, या फिर अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा जो दो भाषाएं हैं, इनको शिक्षिका छात्रों में, छात्रान समूहेषु विभज्य, छात्रों को समूह में विभाजित करके एक गांव के ऊपर प्रोजेक्ट कराती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सर्वव्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ठीक है। आगे, जंघम दूरवाण्याम, जंघम दूरवाणी जो मोबाइल कहते हैं, जैसे मोबाइल को, चतुर्णाम प्रकाराणाम तुलनाम कृत्वा, चार प्रकार से तुलना करके, प्रौद्योगिक्याः उपयोगम आधारीकृत्य, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित करके, निबंध लेखितुम छात्रान निर्दिश्यन्ते, मतलब कि निबंध लिखने के लिए छात्रों को निर्देशित करेगी। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे, क्योंकि ये भी सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ठीक है। भाषा शिक्षकः वाच्यानां लकाराणां च संदर्भानुसारं पाठनं करोति,
भाषा शिक्षक वाच्यानाम लकाराणाम च, मतलब वाच्यों का और लकारों का संदर्भ के अनुसार पाठन करता है। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये सर्वव्यापी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ठीक नहीं है। ये एक किसी भाषा के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी भाषाओं के हिसाब से यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ ये मिस्टेक हो जाएगा। आगे, विज्ञान विषयस्य शिक्षकः विज्ञानस्य एकं तत्त्वमधिकृत्य शब्दज्ञानस्य अभ्यासं कारयति। बिल्कुल ठीक है। विज्ञान विषय का शिक्षक विज्ञान विषय के एक तत्व को आधारित करके शब्द ज्ञान का अभ्यास करता है, ये भी ठीक है। तो ये रहेगा अपना जो तीसरा वाला दिया हुआ है, ये गलत उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपानुसारम, जो कि प्रोसेस राइटिंग जिसे बोलते हैं, शिक्षिका विमर्शेण सह प्रारंभम करोति। अत्र विमर्श इत्यस्य आशयः, विमर्श किसे कहेंगे? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षिका है वो प्रक्रिया लेखन के अनुसार या फिर लेखन प्रक्रिया के स्वरूप के अनुसार शिक्षिका विमर्श के साथ पाठ प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर ये विमर्श क्या है ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपस्थित विषयोपरि विचाराणाम संगह उपस्थापनम च। दूसरा दिया है स्वस्थ बुद्धेः कृते यौगिक व्यायामः। तीसरा दिया है उपस्थित विषयस्य बोधार्थम बुद्धौ बलाघातः। चौथा दिया है बुद्धौ ज्ञानस्य चक्रवात करणम। तो सही क्या रहेगा? तो जो पहला वाला दिया हुआ है ऑप्शन, यही रहेगा सही। उपस्थित विषयोपरि विचाराणाम संगह उपस्थापनम च, मतलब क्या कह रहे हैं कि लेखन की प्रक्रिया के अनुसार कोई एक शिक्षिका परस्पर विमर्श के साथ पाठ को प्रारंभ करती है। यदि पाठ को प्रारंभ करती है तब शिक्षिका अथवा जो अध्यापिका है वह विमर्श उस समय उपस्थित विषय के ऊपर विचारों के संग्रहण की स्थापना को सिद्ध करता है। क्या कह रहे हैं? उस समय उपस्थित जो विषय के ऊपर विचारों से संग्रहण है उसकी स्थापना को सिद्ध करता है। तो यही रहेगा, पहला वाला होगा इसका सही उत्तर। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। थोड़ा सा हार्ड भी रहे ये प्रश्न बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरा तो ये है कि लगभग सभी प्रश्न आप लोगों को एक बार लगवा दूं। और कभी कभी मैं भी थोड़ी सी गलतियां कर देता हूं, तो आप लोग और थोड़ा सा ध्यान रखें। जो संस्कृत को और अच्छे से जानते हैं और पढ़ के बढ़िया समझ सकते हैं, या फिर आपने कहीं इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ा हो तो भी आप लोग बता सकते हैं कि हाँ इसको ऐसा पढ़ सकते थे। तो संस्कृत अनुवाद में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, अपने हिसाब से अपन लगाते हैं, लेकिन उत्तर सही होता है। हाँ चलिए, क्या कहा? सर्वेषां बालानां भाषाधिग्रहण क्षमता जन्मजाता एव अस्ति। सभी बालकों की भाषा अधिग्रहण की क्षमता जो है वो जन्मजात है। इति केन विदुषाम उक्तम, इस प्रकार से किस विद्वान ने कहा है? तो ऑप्शन दिया है वाइगोत्स्की महोदय, चोम्स्की महोदय, और स्टीफेन क्रशेन महोदय, या फिर BF स्किनर महोदय। चोम्स्की महोदय ने ही कहा है कि सभी बालकों की भाषा अधिग्रहण की उनकी क्षमता जन्म से ही होती है अथवा जन्मजात ही होती है, ये कह रहे हैं। तो जो चोम्स्की महोदय हैं इनका ये कथन है, यही रहेगा इसका सही उत्तर, ये वाला बी। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे पुनः एक नए वीडियो के साथ और अन्य प्रश्न जो कि और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, और आप लोग इनको क्रमशः लगाते चलें। और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपको कहीं डाउट लगता है तो पूछें। और कोशिश मेरी यही है कि प्रश्न जितने भी संस्कृत के हों वो यहाँ पर लाने की कोशिश करूँ, और सही से आप लोगों को बताऊँ कि इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।